ये बात आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बतलाने वाला है दोस्तों, मगर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत ने कहीं ना कहीं 2024 के लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है। वो मंत्र क्या है, कुछ देर बाद। मगर सबसे बड़ी बात, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के पांव पूरी तरह से उखड़ गए हैं। कांग्रेस ने नफरत के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा मारा है। वरना बजरंगबली का मुद्दा उठाया इन्होंने देश की संप्रभुता का मुद्दा तक उठाया। ये तक कहा कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से जुदा कर देगी। नाना न जाने क्या क्या कहा इन्होंने, मगर बावजूद इसके इन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाऊंगा कि आज जीत के बाद राहुल गांधी जो हैं वो पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पार्टी के सामने 2024 का जीत का मंत्र लिख डाला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दरअसल अगर हम राष्ट्रीय राजनीति के मायने से देखें तो ये चुनाव राहुल और प्रियंका दोनों के परिपक्व, समझदार, मैच्योर होने का चुनाव था। राहुल गांधी की जो जिम्मेदारी है ना कर्नाटक के चुनावों में, वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा से। जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े थे, कर्नाटक में कई ऐसी तस्वीरें उभर कर आईं जिसने कर्नाटक की जनता में उनकी एक मौजूदगी दर्ज कर दी। वो राहुल गांधी जिसकी छवि को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्चे, जिस काम में वो साल 2010 से लगे हुए थे, उस राहुल गांधी की छवि इस भारत जोड़ो यात्रा से बदली। और वो खासतौर से कर्नाटक में प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि खुद कह रही थी कि भाई उन्हें देखकर प्रदेश की जनता को इंदिरा गांधी की याद आ रही है और वो कहीं ना कहीं अपने नाम के साथ इंदिरा गांधी का नाम जोड़ रही थी। मगर एक चीज़ जो मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जनता से इंटरैक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में राहुल गांधी से कई कदम आगे हैं। राहुल गांधी अब भी जिसे कहते हैं ना, कुछ दायरों में बंद कर रह जाते हैं, मगर प्रियंका हंसती हैं, उनसे बात करती हैं, उनसे मजाक करती हैं, उन्हें चिढ़ाती भी हैं, उनकी आलोचना को भी सीधे लेती हैं, जवाब देती हैं। और प्रधानमंत्री को तो हंस हंस के जवाब दिया उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री से कि आप हर बार कहते हैं चुनाव में, ये कह रहे हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, मेरी कब्र खोदी जा रही है। मेरे भाई से सीखो। उसको न जाने किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, मगर उसने कभी रुदाली नहीं की। ये दोनों फैक्टर्स जो है ना, प्रियंका गांधी और राहुल, अब सही मायने में भविष्य में कांग्रेस के लिए जीत का मंत्र दे रहे हैं। आने वाले सभी चुनावों में प्रियंका और राहुल दोनों को एक टीम के तौर पर काम करना पड़ेगा।
कांग्रेस के रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस को एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा और राहुल और प्रियंका अब पार्टी को एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह नहीं चला सकते। यानी कि ये नहीं कि मन हुआ तो मैं जहां उतर जाऊं या मन जहां होगा वहां मैं ना उतरूं, ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं पार्टी के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा इन दोनों नेताओं को। न सिर्फ नतमस्तक होना पड़ेगा बल्कि एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल के अंत में 3 चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तीनों में समस्याएं हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल है। इस तरह से पार्टी खेमों में बटी हुई है। कर्नाटक में भी वही हालत थी, डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धरमैया, मगर सिद्धरमैया लोकप्रियता के मायने में डीके शिवकुमार से कहीं ज्यादा आगे हैं। यह भी चुनौती थी। और मैं आपको बतला दूं, आज बहुत दिलचस्प बात हो रही थी दोस्तों। न्यूज 18, भाजपा का प्रचार तंत्र, इंडिया टुडे, ये तमाम ग्रुप डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मानो उन्हें कहीं से फरमान आ गया था कि भाई चलो कांग्रेस जीत तो गई, मगर इस जीत में कुछ गड़बड़ पैदा की जाए। इसलिए मैं देख रहा था कि न्यूज 18 जो है वो डीके शिवकुमार के जो रणनीतिकार हैं उनका इंटरव्यू कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीके शिवकुमार जिनकी लोकप्रियता सिद्धरमैया के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उन्हें क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? भाजपा के प्रचार तंत्र और उनके जो पालतू एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि डीके शिवकुमार जो हैं अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भला? क्यों होंगे भला? जबकि ये चुनाव कांग्रेस ने सिद्धरमैया के आधार पर जीता है। मगर उन दोनों के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश न सिर्फ भाजपा कर रही थी बल्कि उनका पालतू मीडिया भी कर रहा था। मीडिया का इस तरह से आज भाजपा ने इस्तेमाल किया। और सिर्फ ये नहीं किया दोस्तों, रिपब्लिक का ये स्क्रीनशॉट देखिए पूरे स्क्रीन पर। यहां पर अर्नब गोस्वामी का चैनल कह रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, निकाय चुनावों में कांग्रेस की कोई खास मौजूदगी भी नहीं थी, मगर कांग्रेस पर निशाना साधना था, इसलिए इस तरह का अधकचरा कार्यक्रम चलाया जा रहा था। न्यूज 18 अंबानी का न्यूज चैनल तो और भी आगे चला गया। उन्होंने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने तो अपने स्क्रीन से, जैसे कि अतुल चौरसिया, न्यूज लॉन्ड्री के अतुल चौरसिया ने ट्वीट किया है, उन्होंने कर्नाटक के रिजल्ट को ही गायब कर दिया। कर्नाटक के जो नतीजे आए ना उसे ही गायब कर दिया। अंबानी के न्यूज चैनल उन नफरती चिंटुओं को यह लगता है कि अगर अपने चैनल पर कर्नाटक की खबर नहीं दिखाएंगे तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 135 से ज्यादा सीटें मिली हैं और भाजपा जो है उससे आधे यानी 60 सीटों में निपट गई है। इस तरह से मीडिया का इस्तेमाल हुआ दोस्तों। आज भी मैंने आपको 2 मिसाल दे दी। एक तो ये कि डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में तनाव पैदा करो, टकराव पैदा करो, कांग्रेस में फूट पैदा करो, और दूसरी तरफ कर्नाटक की खबर को ही गायब कर दो। यह कई चैनल्स में होता रहा जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। दोस्तों, इन चुनावों ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरियों को भी उजागर किया है और कर्नाटक की जनता ने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मंच पे खड़े होकर बजरंग बली की जय के नारे दे रहे थे इस तरह से। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मगर दरअसल वो बजरंग दल जो कि एक हिंसक संगठन है उसे जोड़ रहे थे बजरंग बली के साथ, यानी बजरंग बली का अपमान किया। मगर कर्नाटक की जनता ने देखा कि धर्म के आधार पर ही सही प्रदेश में जनता को बांटने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे। प्रधानमंत्री भूल गए कि उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने धर्म के बारे में, भड़काने के बारे में क्या क्या नहीं कहा।
प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग ने उन पर कुछ एक्शन नहीं लिया, मगर प्रधानमंत्री कम से कम याद कीजिए अटल जी ने भड़काने के बारे में क्या कहा था। याद है या भूल गए? सुनिए। अंग्रेजी में कहावत है, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर सब लोगों को सब समय के लिए भड़काया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। अंततोगत्वा लोगों की समझ पर, सोच पर भरोसा करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता लंबा रास्ता है। लोकतंत्र की चक्की धीमी चलती है, मगर बारीक पीसती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इससे सबक नहीं लेने वाली है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि भाई जीत का यही रास्ता है, लोगों को भड़काओ, धर्म के नाम पर बांटो। अब इस साल के अंत में क्या होने वाला है? काउंटडाउन शुरू हो जाएगा राम मंदिर के कपाट खुलने का। मर्यादा पुरुषोत्तम, शांति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मगर राम मंदिर के कपाट खुलेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनका प्रचार तंत्र, इनका गोदी मीडिया, खुद भाजपा के नेता भगवान राम पर भड़काऊ राजनीति करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, भाजपा को जीत का महज यही रास्ता दिखाई देता है। अब बताइए ना, बजरंग बली को आपने बजरंग दल के साथ जोड़ दिया। ऐसे कौन करता है? मगर ऐसे बीजेपी ने किया और बीजेपी को लग रहा है कि वो ऐसे जीत सकती है। राहुल गांधी ने मंत्र जरूर दे दिया है, मगर उसके जवाब में भाजपा और उग्र होने वाली है। धर्म के मुद्दे पर मैं बता चुका हूं। इसके अलावा एजेंसीज और ज्यादा एक्टिव होने वाली हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, और अब सीधा निशाना राहुल गांधी पर मारा जाने वाला है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। जिस जज हरीश हसमुख शाह ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा था, पदोन्नति दी जा रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लगा दी। भाजपा इस तरह से काम कर रही है, यानी कि विपक्ष को किसी भी सूरत में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा को डर दिखाई दे रहा है, हार दिखाई दे रहा है। और मैं आपको कर्नाटक के चुनावों से ही 2 मिसाल देना चाहूंगा। दोस्तों, कर्नाटक में 2 हिस्से आते हैं, एक है कोस्टल कर्नाटका और एक दूसरा है बॉम्बे कर्नाटका। बॉम्बे कर्नाटका जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि बॉम्बे कर्नाटका में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है? इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि महाराष्ट्र से सटे इलाकों में कांग्रेस को सफलता मिल रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त अघाड़ी एमवीए एकजुट है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। अगर ये 2024 तक एकजुट हुए, जो संकेत हमें बॉम्बे कर्नाटक में नतीजों से मिल रहे हैं, तो 2024 में 45 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर बॉम्बे कर्नाटक के ये परिणाम हुए हैं तो। क्योंकि ये परिणाम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये परिणाम नफरत के खिलाफ है, और ये परिणाम कांग्रेस की जुझारू नीतियों को लेकर है। वो कांग्रेस जिसने इससे पहले बहुत ही जबरदस्त मुकाबला नहीं किया, इस बार वो उसका परिचय दे रही है। कांग्रेस अब इस पर ढिलाई नहीं बरत सकती, उन्हें आगे मुकाबला और उग्र करना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों, कोस्टल कर्नाटका यानी तटीय कर्नाटका, ये वो इलाका है जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और श्रीराम सेनी की कर्म भूमि मानी जाती है। ये आरएसएस की प्रयोगशाला भी है, और आरएसएस की इस प्रयोगशाला यानी तटीय कर्नाटक में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है और ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यानी कि भाजपा की नब्ज पर वार हुआ है। यहां पे भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है उस पर वार हुआ है, आरएसएस की प्रयोगशाला पे। इसलिए नतीजे बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए मैं कर्नाटक के चुनावों को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चुनावों से भी जोड़ रहा हूं। कांग्रेस को यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सत्ता के अहंकार में, ताकत के अहंकार में, जैसा कांग्रेस ने किया था 2014-13 में, उसी तरह से भाजपा, जिसमें अहंकार कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा है, वो गलतियां करेगी, जैसा उन्होंने बजरंग दल के मुद्दे पर किया।
ये गलतियां दोहराई जाती रहेंगी और जैसे जैसे ये गलतियां होंगी ना, बीजेपी लगातार बिखरती जाएगी, बीजेपी को लगातार सेटबैक्स लगते रहेंगे। क्योंकि ये ना भूलें, इस साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो उसके ताकतवर क्षेत्रीय नेता हैं, उसी तरह के ताकतवर क्षेत्रीय नेता उसके पास इन तीनों राज्यों में हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं ना यहाँ पे, चाहे वो कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, भूपेश बघेल हो, टीएस सिंहदेव हो, इनका रुतबा भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं से कहीं ऊंचा है। इसलिए जिस तरह से कर्नाटक में आपने डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया का इस्तेमाल किया, उसी तरह से इनको इन तीनों राज्यों में इन क्षेत्रीय नेताओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता इन तीनों राज्यों में। और अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो वो जमीन तैयार कर देगा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। यानी कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों का मंत्र मिल गया है। एक तरफ राहुल और प्रियंका राष्ट्रीय चेहरों के तौर पर कैंपेनिंग करेंगे और कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो पूरे जुझारू रवैये के साथ, बगैर किसी स्वार्थ के, लगातार उनकी ताकत बनेंगे और जमीन पर पार्टी का प्रचार करेंगे। ये जब दोनों शक्तियां एक साथ होंगी, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताकत, और जब वो जुड़ेगी क्षेत्रीय नेताओं के साथ, तो कांग्रेस को हराना नामुमकिन हो जाएगा। मगर ये तमाम तर्क हैं दोस्तों, ये तो मैं दे रहा हूं। क्या कांग्रेस इससे सीखेगी, सुधलेगी? पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस कई बार ढिलाई का परिचय देती है जिसका नुकसान उसे अक्सर चुनावों में होता है। और हां, ये ना भूलें, बिहार कहने को यहां पर कांग्रेस की मौजूदगी नहीं है, मगर तेजस्वी और नीतीश की जो ताकत है ना, वो अभेद्य है। इन दोनों के साथ आने से, और अगर ये दोनों बने रहते हैं 2024 तक, तो यकीन मानिए जमीन पर भाजपा का जीतना मुश्किल होता जाएगा। कम से कम विधानसभा चुनावों में 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ आए थे, तब करारी मात मिली थी बीजेपी को। इनके जातीय समीकरण जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो यकीनन 2024 के लोकसभा चुनावों में 40 सीटों में 38 सीटें जीतना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब गौर कीजिए दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, बिहार, पश्चिम बंगाल, अगर सिर्फ इन 4 राज्यों में भाजपा की सीटें कम हो जाती हैं तो भाजपा के लिए 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। कांग्रेस को इस रणनीति पर काम करना पड़ेगा, मगर क्या वो करेगी कहा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।